जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम के लिए मैथ के ऐसे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। और साथियों, इस तरह के जो सवाल एग्जाम में आते हैं जो आपको बहुत कठिन लगते हैं, इनको आप 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इतनी गजब की आपको ट्रिक देने वाला हूं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्लास को आप कंप्लीट देखिएगा। यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग मेरी क्लास देखते हैं रेगुलर, उनको पता होगा कि मैं कितने आसान कॉन्सेप्ट आपको मैथ के बताता हूं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। और साथियों, यहां पर जो क्वेश्चन है ये सारे एमपी टेट वर्ग 3 2022 के ही क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे, है ना। यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, पहला प्रश्न आया था यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। और यहां पर जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिए गए थे, है ना। 29/30, 29/28, 29/27 या फिर 29/25। बताना था कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो साथियों, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, क्या कि जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान देना है जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। मतलब यहां पर आप देखें सारी भिन्नों के अंश क्या है, 29 है ना। सारे में देखिए 29 है, सभी में 29। लेकिन सबसे छोटा हर किसका है, यहां पर 30 है, यहां पर 28 है, यहां पर 27, यहां पर 25 है ना। तो हम यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर सबसे छोटा हर किसका है, 25 है। तो हम कह सकते हैं 29/25 जो भिन्न दी हुई है ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा साथियों विकल्प डी के साथ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। चलिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बताइए आप लोग इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दशमलव दिखा और उन्हें लगेगा अरे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा दशमलव इसमें। अरे यार इतना आसान है। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, दशमलव से डर लगता है तो दशमलव को खत्म कर दीजिए। ठीक है, कैसे करोगे, यहां पर 10 से भाग लगा दो, यहां पर 10 से भाग लगा दो, तो दशमलव क्या है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब दशमलव खत्म हो गया है, अब क्या करोगे, यहां से 0 से 0 काट दो। यहां पर क्या हो गया, 56 × 2, तो 56 में 2 का गुणा होगा तो आप आएगा 112। और यहां पर 46 का गुणा 4 में होगा तो आएगा 184। ठीक है, कितना इजी था, जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 1 2, 296 आपका राइट आंसर आना चाहिए जो विकल्प सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया ना। दशमलव को आपको खत्म करना है और दशमलव खत्म करना बहुत आसान है। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, है ना, जैसे मान लो दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप 100 से भाग लगा दोगे। ठीक, 3 अंक है तो 1000 से भाग लगा दोगे। इस सभी को मालूम होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 77 है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्या, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 1 2 3, इस तरह से 3 क्रमागत संख्याएं हैं और जब तीनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ते हैं तो आपका 77 आना चाहिए। बताइए वह तीनों संख्याएं कौन सी होंगी। लेकिन यहां पर क्या है, सबसे बड़ी संख्या बताना है केवल आपको। तो देखिए, ऐसे जब सवाल आए तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। क्या है, ऑप्शन। कैसे, मान लीजिए हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 6 होगी, तो देखिए सबसे बड़ी 6 होगी तो उससे पहले क्या होगा, 5 और 4, ये 3 क्रमागत संख्याएं होंगी। यदि इनके वर्गों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा। जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 25 और 16 31 होगा। 31 में 36 जोड़ेंगे, या सॉरी 25 और 16 कितना होगा, 41 होगा। ठीक है, और 41 में 36 प्लस होगा तो आएगा 77। तो हम कह सकते हैं
4, 5 और 6 ऐसी 3 संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं और इनके वर्गों को जोड़ने पर हमें 77 मिल रहा है और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से करना होता है। ठीक है, कुछ सवाल साथियों ऐसे आते हैं, यदि आप उनको ऑप्शन से करते हैं तो उनका आंसर केवल और केवल 10 सेकंड में आ जाएगा। चलिएगा यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया है 428 का 1/4 भाग 1296 के 5/6 भाग से कितना छोटा है? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप एक काम करिए, देखिए क्या करना है, 428 का 1/4 भाग निकालिए, कितना होगा? तो देखिए 4 एकम 4, भाग न जाएगा 0, 4 सत्ते 28, 107 आ गया, कितना होगा? 107। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, फिर क्या था? 1296 का 5/6 भाग, 1296 का था 5/6 भाग। इसको सॉल्व करिए, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छऊ 36, 216 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1080 हो जाएगा जब 216 5 का गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए कहा गया था, देख लीजिए 428 का 1/4 भाग कितना आया है? 107 आया है, और 1296 का 5/6 भाग 180 आया है। बस देख लीजिए कितना छोटा है ना? तो आप कहोगे, देखिए 1080 में से 107 को माइनस करोगे तो आप कहोगे 973 मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 973 छोटा है, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। बहुत सारे लोगों से बार बार बोलता हूं, लेकिन आप लोग मुझे क्या सपोर्ट नहीं करते, है ना? देखिए इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, टाइम नहीं है तो भी टाइम निकाल कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये यहां पर प्रश्न आया था, बताना था दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए यहां पर 5 भिन्न है। यदि कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, दशमलव निकालेंगे, बहुत कठिन हो जाएगा ऐसे में, है ना? दशमलव में यदि भाग देते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि मैं कई बार बता भी चुका हूं। आप क्या करिए, देखिए 3 में 7 से भाग नहीं जाएगा, ना 4 में जाएगा, ना 6 में जाएगा 11 से भाग, ना 8 में 13 से भाग जाएगा। तो हम देख सकते हैं ऊपर की संख्या क्या है, छोटी है, और नीचे की संख्याएं बड़ी हैं। तो ऐसे में आप क्या करिए, सारे जो ऊपर वाले अंक हैं उनके पीछे आप 0 मान लीजिए। 3 के पीछे 0 लगा दीजिए, 4 के पीछे 0, 6 के पीछे 0, 8 के पीछे 0 और 7 के पीछे 0। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिए पहला क्या बना हमारा, 30/7, इस तरह से बन गया। ठीक, दूसरी भिन्न क्या हो गई, 40/9 हो गई। तीसरी क्या हो गई, 60/11 हो गई, है ना? चौथी भिन्न क्या हो गई, 80/11 हो गई, सॉरी 80/13 हो गई। और चौथी भिन्न हो गई हमारी, पांचवी भिन्न 70/15। अब देखिए यदि हम 30 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा? तो 7 चौके 28, मतलब 4 बार भाग जाएगा पूरी बार और कुछ शेष मिलेगा। यहां पर देखिए 40 में जाएगा भाग, 9 चौके 36, 4 बार भाग जाएगा और कुछ शेष भी आपको मिलेगा। 66 में भाग लगाइए 11 से, तो 11 पौने 55, 5 से भाग जाएगा और कुछ शेष मिलेगा। 80 में भाग लगाइए तो कितना मिलेगा, 13 छूं 78, है ना? 13 छूं 78, 6 बार भाग जाएगा और शेष मिलेगा। 70 में लगाइए भाग, 15 से 15 चौके 60 और शेष मिलेगा। तो यहां पर देखिए जिसका मान सबसे बड़ा मिला है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, है ना? तो यहां पर साथियों आप लोग एक चीज देखें, देखिए यहां पर हुआ क्या है, हमें सबसे बड़ा मान किसका मिला है, 6 का। देखिए जो 6 है ना, ये सबसे बड़ा मान है, मतलब हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 8/13 होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मान किसका मिला है, 6 मिला है। फिर उसके बाद 6 के बाद क्या मिला है, देखिए सबसे बड़ा 5 मिला है, तो 5 क्या है, 6/11 का मान मिला है 5। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न होगी 8/13 और उससे छोटी कौन सी होगी, 6/11। मतलब हम यहां पर हमें क्या था, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताना था, तो हम यहां पर हमने बता दिया है कि दूसरी सबसे बड़ी भिन्न होगी 6/11।
ठीक है ना, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इसलिए टाइम लगा है ना। आप इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिए, बिल्कुल आपको आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा, भले ही कैसा क्वेश्चन हो। ठीक, अब देखिएगा यहां पर बहुत आसान सवाल था ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 अनुपात 256 के अनुपात में है, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। हम देखिए इसको आपको समझा देते हैं डायग्राम से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैथ कमजोर है हम जानते हैं। हम मान लेते हैं साथियों 2 वर्ग हैं इस तरह से, ठीक है, 2 वर्ग हो गए। ठीक, इनके साइज पर मत जाइएगा, मुझे मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए मैं आपको वैसा ही बना देता हूं, नहीं तो आप लोग कुछ लोग कहेंगे ये वर्ग नहीं बना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इस तरह के वर्ग, ठीक है, ये पहला वर्ग हो गया आपका और ये हो गया आपका दूसरा वर्ग, ठीक है, क्लियर हो गया ना। मान लीजिए इसकी भुजा है A1 और इसकी भुजा है A2, ठीक। अब देखिए इस वाले पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका होगा A1 स्क्वायर होगा, है ना, भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल, और इसका क्या होगा A2 का स्क्वायर। तो यहां पर यही तो दिया हुआ है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 225 अनुपात 256। अब देखिए यहां से क्या है, वर्ग हटेगा तो इस साइड लगेगा वर्गमूल लग जाएगा। तो 225 किसका वर्गमूल होता है, तो आपका होगा 15 का होता है, और 256 होता है 16 का। मतलब पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी है 16 है, और दूसरे वाले भुजा की वर्ग कितनी है, माफ कीजिएगा, पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी 15 है और दूसरे वाले की 16 है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए परिमाप कितना होगा, तो पहले वर्ग का परिमाप होगा 4a1 और दूसरे वाले का होगा 4a2। तो बस 4 से 4 कट जाएगा, a1 अपन a2 ए वर्ग के परिमाप का अनुपात होगा। तो a1 का मान कितना है 15 और a2 का मान है 16। तो हम कह सकते हैं 15/16 ये जो वर्गों के परिमाप का अनुपात हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। देखिए आप चाहे तो इसको सीधा ही कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यदि आपको वर्गों का और परिमाप का अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना, सीधा उनके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो 225 का हो जाएगा 15 और 256 का 16, सीधा ऐसे आंसर करिए, है ना। लेकिन मेरा हमेशा यही नियम होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बता दूं जिससे आप फंसो ना, है ना। चलिएगा, 2 अंकों की एक संख्या ऐसी है कि इकाई के अंक के 11 गुने में दहाई के अंक का 2 गुना जोड़ने पर वह संख्या हो जाती है और संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बताना है वह संख्या में से कौन सी संख्या होगी कि जिसमें यदि हम इकाई के अंक में 11 का गुणा करते हैं और दहाई के अंक में हम 2 का गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या वही संख्या मिल जाएगी। तो ऐसे सवालों को साथियों आपको बता दें, ऑप्शन से करिएगा, बहुत फायदे में रहने वाले हो। देखिए कैसे, जैसे यहां पर देखिए 48 का इकाई अंक कितना है 8, तो इसमें करना है 11 का गुणा, दहाई अंक में करना है 2 का गुणा। तो देखिए 8 में 11 का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 88 में 8 जुड़ागा तो कितना आएगा 96। भैया संख्या थी 48, क्या वही संख्या प्राप्त हुई, नहीं, मतलब विकल्प ए नहीं होगा। इसी तरह से विकल्प ए में चेक करिएगा आप लोग, है ना, विकल्प सी में चेक करिएगा। और अब विकल्प डी में देखिए आपको, विकल्प डी में संख्या क्या है 54, तो इकाई अंक क्या है 4, इसमें होगा 11 का गुणा तो आपका होगा 44 मिल जाएगा। दहाई अंक क्या है इसका 5 है, दहाई अंक में 2 का गुणा होगा तो मिलेगा 10, है ना। तो 44 में 10 जुड़ेगा तो मिलेगा क्या 54। देखिए 54 ही हमारी संख्या थी और 54 ही हमें मिल गया। तो यही तो कहा गया था कि यदि हम इकाई अंक में करेंगे 11 का गुणा और दहाई अंक में करेंगे 2 का गुणा और दोनों को जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलनी चाहिए। तो विकल्प डी यहां पर हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग साथियों, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है इसका आपको बताना है घनमूल क्या होगा, है ना। घनमूल
मतलब ये कौन सी संख्या का घन है, क्यूब है ना। तो देखिए यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका इकाई अंक क्या है, 7। क्या है, 7। 7 है ना इकाई अंक। यदि आपने इस इकाई अंक को देख लिया तो आपका आंसर आ गया। देखिए हमें मालूम है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है और 3 का होता है 27। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 होता है तो वह जिस किसी भी संख्या का घन होगा उसका इकाई अंक 3 होगा। ठीक है ना। तो देखिए 3 किसका इकाई अंक है, यहां पर देखिए 21 है, 23 है, 19 है, 27 है। तो यहां पर हम देख सकते हैं केवल विकल्प बी ही एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसका इकाई अंक 3 है। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। हमें केवल इकाई अंक से मतलब इकाई अंक मैच होना चाहिए। ठीक है ना। जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो मैं आपको इस तरह से ट्रैक वाला वीडियो बनाऊंगा, विभाज्यता वाला बनाऊंगा, ठीक है, घनमूल वाला, वर्गमूल वाला। ठीक, चलिएगा। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 50, 70, 90 है, चौथा कोण क्या होगा। तो आपको मालूम होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे 360 होता है। तो भाई मेरे इतना इजी है यार। जब पहला कोण 50 हो गया, दूसरा कोण 70 हो गया, तीसरा कोण 90, चौथा कितना होगा, तो 50 और 70 कितना, 120। 120 में 90 जोड़ा तो हो गया 210। भाई मेरे 210 तो तीनों कोणों का योग हो गया है और टोटल चाहिए 360। तो चौथा कितना होगा, 210 में कितना प्लस करें कि 360 आ जाए, तो आप कहोगे 150 प्लस कर दो साहब इसमें, तो 360 आ जाएगा, है ना। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और ऐसा नहीं था कि मैथ में सारे क्वेश्चन हार्ड आए थे, मैं कहूंगा 5 क्वेश्चन हार्ड आए होंगे, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे आपके मैथ में। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे मैथ के बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ था उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, इसलिए वर्ग 3 का जो कट ऑफ है वो अच्छा हाई फाई गया था। ठीक है, यदि दो संपूरक कोण 13:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण क्या होगा। संपूरक कोण आप जानते हो, क्या आप लोग जानते होगे, मैंने बताया हुआ है कि दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो हम मान लेते हैं जो संपूरक कोणों का अनुपात क्या है, 13:5 है, तो हम इसमें x लगा लेते हैं। मतलब क्या है, हम मान लेते हैं दो संपूरक कोण हैं जो क्रमशः 13x और 5x हैं। जो अनुपात दिया रहता है उसी के आधार पर हमने मान लिया। तो भैया 13x और 5x ये दो संपूरक कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 180 अंश मिलना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 13 और 5 कितना हो गया, 18x। 18x बराबर 180 मिल गया, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10। तो भैया पहला कोण कितना था हमारा, 13x है, तो x की वैल्यू रख देंगे, तो 13 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। दूसरा कोण था 5x, x की वैल्यू 10 रखेंगे तो मिलेगा 50। हम कह सकते हैं पहला संपूरक कोण हमारा 130 होगा, दूसरा होगा 50। तो बड़ा कौन है, बड़ा इसमें 130 है, तो राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ है जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। देखिए आप लोग सीखने पर फोकस करिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सवाल कैसा ही आ जाए, कैसे ही भाषा कठिन कर दी जाए, आप उसे कर दोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर ट्रैक काम नहीं करती, तो वहां पर क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भी आप वो सवाल कर पाएंगे। एक व्यक्ति एक अच्छा गणित शिक्षक हो सकता है यदि वह अधिक अभ्यास के लिए अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पाठ देता हो, प्रश्नों को उत्तर देने की तकनीकों से अवगत हो। गणित में देखिए चौथा क्या है, यहां पर अवधारणा को समझे, लागू कर और उनके बीच संबंध बनाए। तो बिल्कुल एक अच्छा गणित शिक्षक वही होता है जो गणित की अवधारणा को समझेगा, उन्हें लागू करेगा और उनका क्या आपस में रिलेशन बनाएगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ है जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से कितने सेकंडों की।
तो देखिए ये तो सभी को मालूम होना होगा भाई कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी, बस जिसको ये पता है वो इस सवाल को कर ले जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितने सेकंडों, मतलब इसका जो मान है 15 दिनों में मिनटों की संख्या का, और देखिए विकल्प क्या है, घंटे में दिया हुआ है। मतलब 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या है वह कितने घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो समझिए इस प्रश्न को, बहुत ही आसान सवाल है, केवल एक लाइन का। देखिए मैं आपसे कहूं भैया एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे हर घंटे में होते हैं 60 मिनट। मतलब एक दिन में 24 गुणा 60 मिनट होंगे टोटल। ठीक है भैया, एक दिन में इतना है, हमें चाहिए कितना है 15, तो भैया मेरे 15 दिन में कितने मिनट होंगे, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 15 का। तो ये क्या है, 15 दिन में मिनटों की संख्या आ गई। अब ये किसके बराबर है, करना है किसके सेकंडों की संख्या के। तो देखिए हमें मालूम है, देखिए हर घंटे में क्या होता है 60 मिनट होते हैं, है ना, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब इसमें क्या भाग लगाया जाएगा। ठीक, तो यहां पर होगा क्या, 60 से 60 कैंसिल होगा, 15 से काट के 60 को, तो 15 चौके 60, 4 से काट के 24 को, 4 6 24, कितना आंसर आ गया 6। मतलब हम कह सकते हैं ये 6 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, जिन लोगों को सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए मैं इसके लिए लॉन्ग वीडियो लाऊंगा तभी समझ में आ पाएगा, जिनको नहीं आया है। लेकिन बाकी जिसको इसके बारे में जानकारी होगी वो तुरंत समझ गया होगा। क्लियर है ना, क्योंकि यदि मैं पूरा कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता है। तो देखिए लिंग पक्षपात आपने पढ़ा होगा, है ना, पहला विकल्प यहां पर राइट आंसर होगा, लिंग अंतर। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को गलत से भय लगता है, लड़कों को नहीं लगता, है ना, या फिर लड़कों को भय लगता है, लड़कियों को नहीं लगता, है ना। जेंडर की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। अब देखिएगा 150 दिनों से एक नॉन लीफ वर्ष का अनुपात क्या है। 150 दिन अनुपात निकालना है एक नॉन लीफ वर्ष। अब भैया मेरे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जिसको मालूम होगा लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और नॉन लीप में कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन और नॉन लीप में होते हैं 365। तो भैया हमें चाहिए नॉन लीप, तो नॉन लीप में कितना होगा 365। अनुपात निकाल दीजिए, इसको आप क्रॉस कर दीजिए 5 से, 5 3 15, 0 का 0, इसको भी कर दीजिए 5 7 35, 5 3 15, 30/73। तो ऐसा कहां दिया हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर होगा। अब जिन लोगों को भैया पता नहीं है नॉन लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, अब वो अनुपात कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलो से 375 ग्राम का अनुपात क्या होगा। भैया यहां पर वेट क्या है किलो में, यहां पर ग्राम में है। अनुपात सीधा मत निकाल देना, नहीं तो गलत कर जाओगे। आपको सबसे पहले यूनिट चेंज करना है। तो भैया 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, चेंज हो गए ना यूनिट, 1000 ग्राम। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए आप 375 ग्राम से। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं, किससे जाएगा भाग, इसमें लगाना पड़ेगा हमें, क्या भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम भाग लगा देते हैं। इसमें हम एक काम, हाँ देखिए 5 दूनी 10, 0 0, 5 से काट रहे ना, 5 7 35, बचा 2, 5 25, है ना। आप क्या करो 5 से फिर कर दो 200 में, तो 40 बचेगा, यहाँ बचेगा 15, 5 से फिर दे दो, 5 8 40, 5 3 15, 8:3 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया 8:3 आपका जो आंसर है वो आ गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ठीक, क्रॉस करना आना चाहिए। चलिएगा 104 महीने से
13 साल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, महीना, यहाँ पर साल है। पहले बड़ा यूनिट चेंज 1 से कर लो, फिर करना। कैसे करोगे भैया, 104 महीने हैं, इसका अनुपात निकालना 13 साल से, तो 13 लिख लिया। भैया हाँ मालूम है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 13 साल में कितने महीने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 13 में 12 का गुणा कर दो, तो आपको पता चलेगा 13 साल में कितने महीने होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए काट दो इसको, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, यहाँ 8, यहाँ 12। अब इस देखिए 4 में 4 से फिर से भाग जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 2:3 आपका आंसर आना चाहिए, जो हमें विकल्प बी में दिया हुआ है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपका कोई सुझाव है इस क्लास के बारे में, कोई परेशानी हो रही है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। 2250 मिली से 450 मिली का अनुपात क्या होगा। भाई ये तो बहुत इजी है। देखिए कैसे इजी है, 2250 अनुपात निकालना है 450 से। सबसे पहले 0 से 0 का आएगा। देखिए 45 एकम 45, 45 पंचे 100, सॉरी 45 पंचे 225, तो 5:1 जो आंसर है वो यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा, जो हमें विकल्प सी में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिएगा, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लगभग 26 मिनट हो चुके हैं, है ना। तो एक काम करता हूँ, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, है ना। तो मिलेंगे साथियों एक नई क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक करके इसे शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।